मैंने लास्ट एपिसोड में देखा था मास्टर ज़ोन की गाइडेंस और ब्रदर टैनमिंग की वजह से युवा अपना पहला सोल कोर बनाने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे युवा अपनी आंखों के सामने अपने पहले सोल कोर को देख पा रहा था, जिसके अंदर से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसे देखकर युवा वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे धीरे धीरे अपने सोल कोर की एनर्जी को डिवोर करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा का सोल कोर धीरे धीरे वहाँ पे उसकी बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर मास्टर ज़ोन वहाँ पे अपने मन ही मन में युवा की तारीफ करते हुए कहते हैं युवा काफी ज्यादा समझदार है, वो अपने पहले सोल कोर को अपने सोल सीरियलम के अंदर डाल रहा है ताकि वो अपने डेंटियन के अंदर दूसरे सोल कोर के लिए जगह बना सके। इस तरह युवा को अपने दूसरे सोल कोर को क्रिएट करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे अपने सोल कोर को अपने सोल सीरियलम के अंदर डाल देता है, और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे युवा की बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा रिलीज होता है कि वो वहाँ पे युवा की बॉडी से निकलता हुआ सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था। और ये कमाल का नजारा ना सिर्फ शेख अकेडमी के सभी मास्टर्स वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे, बल्कि शेख अकेडमी के सभी डिसेबल्स की नजर भी वहाँ पे उसी के ऊपर टिकी हुई थी। और उन सभी डिसेबल्स में से एक मिस वूटोंग भी थी। जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ज़ोन वहाँ पे खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहते हैं यू हाउ फाइनली तुम अपने इरादे में कामयाब हो गए, यकीन नहीं हो रहा तुमने वाकई सोल सेंट्रियला में होते हुए आपने पहले सोल कोर को क्रिएट भी कर लिया, जो कि ज्यादातर लोग टाइटल डोली सोल मास्टर्स बनने के बावजूद भी नहीं कर पाते। तुमने वाकई अपने इस कारनामे के साथ हिस्ट्री क्रिएट कर दी। लेकिन हम देखते हैं कि युवा उन्हें वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता। भले युवा ऊपर हवा में फ्लोट करते हुए नीचे जमीन पे आ गया था, पर अभी तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वो अभी तक भी अपने सोल कोर को पूरी तरह से रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर मास्टर ज़ोन भी वहाँ पे आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं ये मौका ज्यादातर लोगों को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं मिल पाता, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना और अच्छे से रिफाइन करना। ये कहकर मास्टर ज़ोन वहाँ से बाहर आते हुए गेट के ऊपर एक फॉर्मेशन लगाकर उसे वहाँ पे बंद कर देते हैं ताकि कोई भी अंदर जाकर युवा को वहाँ पे डिस्टर्ब ना कर सके। जबकि मास्टर ज़ोन को वहाँ पे इस तरह से बाहर आते हुए देखकर शेख अकेडमी के बाकी के सभी मास्टर्स वहाँ पे हैरान होते हुए मास्टर ज़ोन से कहते हैं मास्टर ज़ोन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमें तो लगा था कि आप अपना ब्रेक थ्रू करते हुए सेकंड सोल कोर को बनाने में कामयाब हो गए। जिसमें मास्टर ज़ोन वहाँ पे बहुत ही प्राउड के साथ उन सभी लोगों को जवाब देते हुए कहते हैं आज के दिन सोल कोर क्रिएट तो हुई है, पर उसे क्रिएट करने वाला मैं नहीं बल्कि यू हाउ है। मास्टर ज़ोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोगों का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है। जबकि मास्टर ज़ोन वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं आज तक लोलू कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी ने इतनी यंग एज में अपने सोल कोर को क्रिएट किया हो। ये यू हाउ तो मोस्टर्स का भी मोस्टर निकला। अब समय आ चुका है हम अपनी पोजीशन से यंग लोगों के हवाले करते हैं। और ये कहकर मास्टर ज़ोन वहाँ पे लोगों को आदेश देते हुए कहते हैं सी गॉड ब्रिलियन के सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दो कि वो लोग टेंक सेक्ट को एक सोल मास्टर कोर्स बनाने में मदद करें। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यूहा को देखते हैं जो कि अभी तक भी अपने सोल कोर को रिफाइन करने में लगा हुआ था। दिन से रात और रात से दिन हो जाता है, पर युवा तो अभी तक भी अपनी प्रैक्टिस में ही लगा हुआ था। इवन हम देखते हैं कि युवा के सभी दोस्त भी बेसब्री से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे पूरे 1 महीने का समय बीत जाता है। और इस 1 महीने के अंदर हम देखते हैं कि मिस वूटोंग भी युवा के बाहर आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और 1 महीना गुजर जाने के बाद वो खुद को नहीं रोक पाती और फाइनली वो सीधा वहाँ पे उस गेट को पार करते हुए युवा के पास पहुँच जाती है, जहाँ पे युवा अभी तक भी कल्टीवेट करते हुए अपने सोल कोर को रिफाइन करने में लगा हुआ था। जो देखकर मिस वूटोंग भी थोड़ा परेशान होते हुए कहती है ये तो अभी तक भी अपने सोल कोर को रिफाइन कर रहा है। लेकिन ये कहते कहते हम देखते हैं कि मिस वूटोंग को अचानक से वहाँ पे अजीब सा एहसास होने लगता है। उसकी पावर खुद ब खुद ही वहाँ पे सर्कुलेट करने लगती है, जो देखकर मिस वूटोंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो खुद ब खुद ही वहाँ पे आगे यूहो की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पे यूहो का सोल कोर भी वहाँ पे उसकी एनर्जी को डिवोर करने लगा था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि यूहो की सोल कोर बहुत ही तेजी के साथ रिफाइन होना शुरू हो जाती है। जबकि हम देखते हैं कि यूहो को वहाँ पे अपनी आंखों के सामने मिस वूटोंग नहीं बल्कि अपनी वांग डोंग दिखाई दे रही थी, जिसके बारे में याद आते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेता है और वो वहाँ पे मिस वूटोंग को देखते हुए कहता है वूटोंग तुम आ गई। लेकिन जब वो उससे सामने की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे दोबारा से अपने सामने मिस वूटोंग खड़ी हुई दिखाई देती है, जो देखकर अचानक से हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जिसमें मिस वूटोंग भी वहाँ पे युवा से माफी मांगते हुए कहती है माफ करना लेकिन मैं वूटोंग हूँ। मिस वूटोंग को वहाँ पे माफी मांगते हुए देखकर युवा उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि गलती मेरी थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक पल के लिए खामोशी छा जाती है, जिस खामोशी को मिस वूटोंग वहाँ पे तोड़ती हुए कहती है एल्डर ज़ोन ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा था, उन्होंने कहा था कि जब तुम अपनी आंखें खोल लो तो सीधा टैंक सेट के अंदर ही आ जाना। मिस वूटोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे कुछ
सोचते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को टैंक सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जो कि पहले से भी ज्यादा अब वहाँ पे एडवांस बन गया था। वहाँ पे काफी सारे लोग सोल गाइडेंस टूल बनाने में लगे हुए थे और उन सभी को गाइड कर रहा था मिस्टर बीबी, जिसके साथ जंशी भी था। तभी एक सोल्जर आकर वहाँ पे मिस्टर बीबी को इन्फॉर्म करते हुए कहता है, मिस्टर बीबी, हमारी एकेडमी के मार्शल्स का थर्ड बैच आ चुका है। उस सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी जब वहाँ पे अपने स्टोरी रूम की तरफ देखते हैं तो ऑलरेडी काफी सारे ट्रायल्स वहाँ पे बाहर पड़े हुए थे, जो देखकर मिस्टर बीबी वहाँ पे सोल्जर को आदेश देते हुए कहता है, उन सारे ट्रायल्स को हमारे दूसरे स्टोरी रूम तक पहुँचाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह खत्म हो गई है। इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे यूहो की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर, लगता है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी और यूहो के बाकी के दोस्त भागकर यूहो के पास जाते हुए कहते हैं, यूहो फाइनली तुम वापस आ गए। जबकि ब्रदर जेंगशी वहाँ पे यूहो के साथ मजाक करते हुए कहता है, यूहो तुम्हारे मजे हैं, तुम पिछले 1 महीने से सी गोड पवेलियन के अंदर बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि बाहर की तरफ हम सभी लोग मिलकर पागलों की तरह काम कर रहे हैं। जू जेंगशी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। वो वहाँ पे अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, क्या चल रहा है? जिस पे केटा मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है, अभी तो हम अकेडमी के भेजे हुए मटेरियल्स को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पे मिस्टर बीबी भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है, केटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, अकेडमी बहुत सारा मटेरियल भेज रही है, जिसके चलते हमारे स्टोरेज रूम्स भी पूरी तरह से भर चुके हैं। और ये कहकर मिस्टर बीबी वहाँ पे यूहो से कहते हैं, आओ चलते हुए बात करते हैं। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए टैंक सेट के मेन हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर बीबी यूहो को सारी बात बताते हुए कहते हैं, शेरक अकेडमी चाहती है कि हम लोग सोल इंजीनियर्स की एक आर्मी खड़ी करें। इस तरह की वो 3 आर्मीज बनाना चाहते हैं। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में कहता है, सोल इंजीनियर्स की एक आर्मी के अंदर 500 मेंबर्स होते हैं और 3 टीम्स का मतलब होगा कि 1500 लोग। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी आर्मी भी उतनी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी जितनी कि सन मून रॉयल एम्पायर की है। तो सवाल ये है कि 1500 लोगों के लिए सोल इक्विपमेंट्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि सोल इक्विपमेंट्स को रातों रात नहीं बनाया जा सकता। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, टैंक सेट की सोल इंजीनियर आर्मी का नाम होगा टैंक सेट सोल इंजीनियर आर्मी, जो कि बाकी की दोनों टीम से ज्यादा सुपीरियर होगी, क्योंकि हम लोग अपनी आर्मी के अंदर 200 से भी ज्यादा मेंबर्स को शामिल करने वाले हैं। हर एक मेंबर को एडवांस सोल टूल्स दिए जाएंगे और सबसे खास बात है, हमारी आर्मी का हर एक मेंबर सोल एम्परर या फिर उससे हाई रैंक का होगा और इसकी कमांडर होंगी डीन सियाओ और इसके वाइस कमांडर होंगे डीन कियांडाओ। सबसे खास बात है, हमारी टैंक सेट की सोल इंजीनियर आर्मी के अंदर 10 टाइटल लेवल को डुअल सोल मास्टर्स को भी ऐड किया जाएगा। और रही बात इक्विपमेंट्स की, तो वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स हमें शेरक अकेडमी प्रोवाइड करने वाली है। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, 200 सोल एम्परर्स और 10 टाइटल लेवल के डुअल सोल मास्टर्स, सिर्फ पावरफुल आर्मी तो सन मून एम्पायर की भी नहीं है। इवन उनकी जो इंपीरियल सोल इंजीनियर्स की आर्मी है उसके अंदर भी 10 टाइटल लेवल के डुअल सोल मास्टर्स नहीं है। और ये कहकर यो वहाँ पे लोगों से सवाल करते हुए पूछता है, पर क्या हमारा टैंक सेट इतने सारे सोल गाइडेंस टूल्स की डिमांड को पूरा कर पाएगा? यो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ब्रदर केटा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, इसी वजह से तो हम अपनी आर्मी के अंदर सिर्फ सोल एम्परर्स को ही भर्ती कर रहे हैं, जो कि क्लोज रेंज के अंदर भी फाइट कर सकते हैं। इसलिए हम उन लोगों के लिए जो सोल टूल्स बनाएंगे उनका फोकस सिर्फ 2 ही चीजों पे होगा, पहला उनके अटैक पावर को बढ़ाना और दूसरा उनकी स्पीड को बढ़ाना। और साथ ही साथ उन सभी के सोल टूल्स मिलकर एक ग्रुप डिफेंस बनाएंगे, जिसे तौर पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। ब्रदर केटा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ओह तो अब मैं समझा, ये होने वाली है हमारी आर्मी की मेन पावर। और क्योंकि हमारी आर्मी क्लोज रेंज को फोकस करने वाली है तो इसका मतलब होगा कि बाकी की दोनों आर्मी से लॉन्ग रेंज और मिड रेंज को फोकस करने वाली है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यूहो बहुत ही जल्दी ये सब कुछ समझ जाएगा। और ये कहकर मिस्टर बीबी वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, सेकंड आर्मी को हैवी अल्ट्रा सोल इंजीनियर्स आर्मी का नाम दिया गया है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा हैवी वेपन्स होने वाले हैं। इवन उन लोगों के पास हमारे टैंक सेट के क्रॉसबो कैनन्स भी होने वाले हैं, वो भी पूरे 300। जबकि ब्रदर केटा बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, और सबसे आखिरी आर्मी का नाम होगा टोरेट सोल इंजीनियर्स आर्मी। इसमें 1500 से भी ज्यादा मेंबर्स को शामिल किया जाएगा। उन सभी को एक ही टाइप के सोल टूल्स दिए जाएंगे, हार्ट ट्रेन मोबाइल टैरेट से। ब्रदर केटा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस जानिंग वहाँ पे एस्टिमेट लगाते हुए कहती है, ये तीनों सोल इंजीनियर आर्मीज तो हमारे लिए गोल्ड डिवोरिंग बीस्ट साबित होने वाली है। मिस जानिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जेंशी वहाँ पे उसका मजाक बनाते हुए कहता है, जानमिंग तुम तो आज बिल्कुल वॉइस कमांडर डीन कियांडाओ की तरह बात कर रही हो। जेंशी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस जानमिंग वहाँ पे बुरा समूह बना लेती है। जबकि हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे मिस जानमिंग की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मिस जानमिंग बिल्कुल ठीक कह रही है, इन तीनों आर्मीज को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च आने वाला है और मुझे नहीं लगता कि हमारे टैंक सेट के पास और इतना रेयर मेटल मौजूद होगा जो कि इन तीनों नई आर्मीज के लिए सोल गाइडेंस टूल को बना सके। लास्ट टाइम हम लोगों ने सन मून एम्पायर से जो रेयर मेटल चुराया था, मुझे लगता है वो भी काफी नहीं होने वाला और ना ही हाई ग्रेड के मटेरियल्स काफी होने वाले हैं। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, यही तो वजह है कि हम लोग एक ही जगह पे आकर रुक गए हैं, इसी वजह
जैसे हम लोगों ने अर्जेंटली तुम्हें यहाँ पे बुलाया था ताकि तुम इसका कोई हल निकाल सको। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो अचानक से वहाँ पे एक्साइटेड होकर जवाब देते हुए कहता है, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था तुम ये कर लोगे। और ये कहकर वो मिस नैनकी को वहाँ पे बुलाता है, जो क्या आते साथ ही वो वहाँ पे यूहो को देखते हुए कहती है, मेरे साथ आओ। और ये कहकर वो वहाँ पे यूहो को आगे का प्लान समझाते हुए कहती है, हमारा ड्रैगन क्लैन हेवनली सोल एम्पायर के एक्सट्रीम नॉर्दर्न एरिया के पास मौजूद है। वहाँ पे हमारे ड्रैगन क्लैन का एक हिडन सीक्रेट एलम मौजूद है, जिसके अंदर न सिर्फ रेयर मेटल मौजूद है बल्कि उसी के साथ साथ काफी प्रीशियस मेटल भी मौजूद है। और उसी को लेने के लिए यूहो मिस नैनक्यू के साथ हेवनली सोल एम्पायर के नॉर्दर्न एरिया की तरफ बढ़ जाता है। फिर रास्ते में ही वो मिस नैनक्यू से सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम्हारे ड्रैगन क्लैन ने कभी उस जगह पे जाकर अपने ड्रेस को लेने की कोशिश नहीं की? जिस पे मिस नैनक्यू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, नहीं। इसके दो रीजन है। एक तो वो जगह इतनी ज्यादा ठंडी है कि वहाँ पे कोई आम सोल मास्टर जा ही नहीं पाता। इवन मेरी माँ जो कि एक डोलू सोल मास्टर है वो भी उस केव के अंदर एंटर नहीं कर सकती। और दूसरा वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा भी है, इसलिए कोई भी उस तरफ नहीं जाता। पर क्योंकि तुम्हारे पास अल्टीमेट आइस मास्टर सोल है तो तुम पॉसिबली उस केव के अंदर एंटर कर लोगे। और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। इसे भी हमारे ड्रैगन क्लैन ने टेंसेट को ज्वाइन कर लिया है तो लॉजिकली अब वो केव टेंसेट की हुई। सिर्फ एक प्रॉब्लम है। मिस नैनकी को ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, कौन सी? हमारा ड्रैगन सेक्टर ड्रैगन सिटी के अंदर लोकेटेड है, जिसके ऊपर सन मून एम्पायर कब्जा कर चुका है। अगर हम लोगों ने जल्दी वहाँ पे मौजूद सारे रिसोर्सेज को ट्रांसफर नहीं किया तो बहुत जल्द सन मून एम्पायर उन सारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लेगा। और इसी तरह वो दोनों वहाँ पे आपस में बातें करते हुए ड्रैगन सिटी में पहुँच जाते हैं, जिसे कभी अर्थ ड्रैगन सेट की फाउंडेशन भी कहा जाता था। अपनी ड्रैगन सिटी को देखकर मिस नैनकी वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहती है, मेरी माँ ने कभी मुझसे वादा लिया था कि मैं दोबारा यहाँ पे कभी भी नहीं आऊंगी, लेकिन हमारे टैंक सेट के लिए मुझे दोबारा यहाँ पे वापस आना पड़ा। वहीं हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर पूरी तरह से ड्रैगन सिटी को अपने कंट्रोल में ले चुका था। और मिस नैनकी और यूहो दोनों वहाँ पे छुपते छुपाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और वहाँ पे आने के बाद जब यूहो वहाँ पे अपने पर्पल डीमन आइस का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन सिटी को स्कैन करता है तो उसे ना सिर्फ वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो कि वहाँ पे पहरा दे रहे थे, बल्कि उसी के साथ साथ यूहो को वहाँ पे काफी सारे सोल गाइडेंस टूल्स भी दिखाई देते हैं, जिनसे निकलने वाली लेजर्स को अगर यूहो वहाँ पे गलती से भी टच कर लेता तो वो लोग उसी समय वहाँ पे पकड़े जाते। जो देखकर मिस नैनकी वहाँ पे घबराते हुए कहती है, यहाँ पे तो काफी सारे गार्ड्स हैं, अब हम क्या करें? मिस नैनकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे एक बार फिर से सिटी को बहुत ही गौर से देखता है और एक प्लान बनाते हुए मिस नैनकी उसे कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। और ये कहकर यूहो वहाँ पे अपनी मेंटल शॉक पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सोल गाइडेंस टूल के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बंद कर देता है। और इस बात की खबर वहाँ पे नजर रख रहे सोल्जर्स को भी हो जाती है। वो तुरंत ही अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है, डिटेक्शन सोल टूल के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, वो अचानक से ही बंद पड़ गया है। जिस पे वो दूसरा सोल्जर उसे जवाब देते हुए कहता है, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, ये नई मॉडल्स है, इसलिए इनके अंदर ऐसे छोटे छोटे बग्स आते ही रहते हैं, ज्यादा परेशान मत हो। के बाहर की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे पहरा दे रहे दो सोल्जर्स अचानक से गायब हो जाते हैं। और उन दोनों की गन्स को देखकर बाकी के सोल्जर्स वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहते हैं, ये लोग अपनी ड्यूटी टाइम पे अचानक से कहाँ भाग गए? जिस पे उसका दूसरा साथी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ऑफ कोर्स अपने हाथ सेकने गए होंगे, इतनी ठंड में भला कौन पेट्रोलिंग करना चाहेगा? कि वो दोनों गार्ड्स वहाँ पे इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने उन दोनों गार्ड्स को गायब किया था और खुद वहाँ पे उन गार्ड्स की ड्रेसेस को पहनते हुए वो दोनों भी वहाँ पे उन गार्ड्स में शामिल हो जाते हैं। वो गार्ड वाले कपड़े पहनने के बाद मिस नैनकी मुस्कुराते हुए कहती है, ये कपड़े तो काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन यूहो वहाँ पे उसे इशारे से चुप करवाते हुए कहता है कि शांत रहो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे गार्ड की कॉस्ट्यूम में वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बेचारे वो दोनों गार्ड्स पीछे की तरफ वहाँ पे नंगे पड़े हुए थे, वो भी इतनी ज्यादा ठंड में। इवन हम देखते हैं कि अब तो वहाँ पे पेड़ों के ऊपर पड़ी हुई बर्फ भी उनके ऊपर गिरने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ मौके का फायदा उठाकर पहली शिफ्ट के साथ सिटी गेट को पार करते हुए वहाँ पे ड्रैगन सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पे सिटी के अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। जो देखकर वो वहाँ पे अपने मन में कहता है, देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि सिटी के ऊपर सन मून एम्पायर ने कब्जा कर लिया है। जिसपे मिस नैनकी वहाँ पे टेलीपैथी के जरिए वहाँ पे यूहो से बात करते हुए कहती है, जब सन मून एम्पायर ने यहाँ पे हमला किया था तो तब हेवनली ड्रैगन सेक्ट ने बहुत ही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया था। इवन हम देखते हैं कि इस खतरनाक बैटल के दौरान हेवनली ड्रैगन सेक्ट का लीडर भी मारा गया था। और क्योंकि हमारा ड्रैगन सेक्ट पहले इस जगह को छोड़कर शार्क सिटी में चला गया था तो हम लोग भी इनकी मदद करने के लिए दोबारा यहाँ पे वापस नहीं आ पाए। इस बात का हमारे ड्रैगन सेक्ट को बहुत ज्यादा अफसोस भी है। इस दौरान हम देखते हैं कि सिटी के बदमाश लोग वहाँ पे सिटी के मासूम लोगों को वहाँ पे परेशान करते हुए उनसे उनके अटैच छीनकर गार्ड्स के हवाले कर रहे थे। तभी वो वहाँ पे टेलीपैथी के जरिए मिस नैनकी उसे सवाल करते हुए पूछता है, यू टेल लोगों का क्या हुआ?
पे मिस नैन की उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है उस खतरनाक बैटल के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गया था, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अभी तक भी जिंदा हो। खैर इसी तरह से वो लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए सिटी रोड मेंशन के पास पहुँच जाते हैं। अब से सन मून अपायर ने ड्रैगन सिटी के ऊपर कब्जा किया था। ये पहली बार था जब सन मून अपायर का कोई सौदागर यहाँ पे आ रहा था जो कि अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में कोल्ड वेदर के लिए एडवांस सोल टूल हीटर्स लेकर आया था। और मिस नैन की वहाँ पे इस तरह ये भी पता कर लेती है उस सौदागर ऑलमोस्ट वो सारे हीटर्स उन्हें ऑलमोस्ट फ्री दामों में दे रहा था। मिस नैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो अचानक से वहाँ पे अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इनविजिबल हो जाता है और मिस नैन की उसे कहता है कि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करके आता हूँ। और जब मिस नैन की उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करती है तो यो उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है तुम बैकअप के तौर पर यहीं पे रुको। और ये कहकर आप देखते हैं कि वो वहाँ पे सौदागर का पीछा करते हुए मेंशन के अंदर पहुँच जाता है, जिसे वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एक वीआईपी रूम के अंदर ले जाया जाता है। जबकि वो वहाँ पे अपने मास्टर सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए से खड़ा होकर वहाँ पे उन दोनों की बातें सुन पा रहा था, जहाँ पे सन मून अपायर का वो सौदागर वहाँ पे वो सेल्डन से कह रहा था यंग प्रिंस ने कहा है कि एक बार के लिए बेशक इन लोगों में फ्री में हीटर्स बांट दो ताकि इन सभी लोगों को उसकी आदत पड़ जाए और इस तरह कुछ ही सालों के अंदर अंदर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग सिटी बन जाएगी। ये कहते कहते हम देखते हैं कि वहाँ पे उन दोनों के फेस के ऊपर इवल स्माइल आ जाती है और उन लोगों की ये बात सुनकर यूहो भी वहाँ पे उनसे इम्प्रेस होते हुए कहता है लॉजिकली ये वाकई बहुत ही कमाल का प्लान है, लेकिन इस प्लान को बनाने वाला ये मिस्टीरियस मार्शल कौन है। और ये सब कुछ सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा से वहाँ पे इनविजिबल होते हुए मिस नैन के पास वापस आ जाता है और उसे वहाँ पे सारी बात बताते हुए कहता है ये सौदागर यहाँ पे कुछ बुरा नहीं कर रहा, आमतौर पे जैसे घटिया सौदागर्स होते हैं ये भी बिल्कुल वैसा ही है। पहले ये अपने सोल गाइडेंस हीटर्स को फ्री में यहाँ पे बांटेगा और जब लोगों को उसकी पूरी तरह से आदत हो जाएगी तो एक तरह से ये यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद ही होगा, क्योंकि वैसे भी ठंड के मारे काफी सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स वहाँ पे फ्री में सिटी के लोगों में वो हीटर्स बांटने लगे थे और देखना ये होगा कि सिटी के लोग कब तक इनके खिलाफ लड़ पाते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ज्यादातर लोग इनके हीटर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऐसे ही लोग आगे चलकर इन लोगों के लिए खतरा बनने वाले हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि एक औरत वहाँ पे उनके हीटर को वहीं पे फेंक कर वहाँ से चली जाती है, जबकि हम देखते हैं कि ड्रैगन सिटी के अंदर क्राउन प्रिंस का एक बहुत बड़ा पोस्टर भी लगाया गया था। जबकि यूहो की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मिस नैन उसे इम्प्रेस होते हुए कहती है तुम तो काफी कुछ जानते हो, जिसपे यूहो मुस्कुराकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है वो इसलिए क्योंकि आज से 10,000 साल पहले डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर भी सेम ऐसा ही किया गया था। आज से 10,000 साल पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था बीबी डोंग ने। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे इस तरह से आपस में बातें करते हुए एक्सट्रीम नॉर्दर्न एरिया की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में यूहो को वहाँ पे एहसास होता है कि कोई चुपके से उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है, जिसके बारे में जानकर अचानक से वहाँ पे यूहो के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो अचानक से वहाँ पे अपने एक हाथ को पीछे ले जाते हुए एक जगह पे जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे भी उन्हें खड़े हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से दो पॉइजनस स्नेक पीछे से आगे बढ़ते हुए दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। उनका शिकार वहाँ पे यूहो नहीं था बल्कि मिस नैन क्यू थी। पर हम देखते हैं कि मिस नैन क्यू भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए खुद को वहाँ पे उन दोनों के हमले से बचा लेती है और तब तक हम देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो चुका था, जो देखकर मिस नैन क्यू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है यूहो कहाँ गए तुम। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सोल मास्टर्स की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे जोर हंसते हुए मिस नैन क्यू से कहते हैं लिटिल गर्ल तुम यहाँ पे खड़े होकर किसका इंतजार कर रही थी। वहीं उन सोल मास्टर्स को देखकर मिस नैन क्यू वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है तो तुम लोग माउंटेन पाइथन सेक्ट से बिलोंग करते हो। मिस नैन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक कमीना सोल मास्टर वहाँ पे अपने मास्टर से कहता है मास्टर ये तो ड्रैगन सेट की यंग मिस्ट्रेस है, हम लोग इसे पकड़कर सन मून अपायर के हवाले कर देते हैं तो ड्रैगन सिटी के अंदर हमारे पाइथन सेट की पोजीशन टॉप पे पहुंच जाएगी। ये सुनकर हम देखते हैं कि मिस नैन क्यू को वहाँ पे लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे अपने हाथ कसते हुए कहती है तो तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को बचाने के लिए हेवन ड्रैगन सेट अपनी मौत तक इनसे लड़ता रहा, जबकि तुम्हारे जैसे घटिया पाइथन सेट ने हेवनली ड्रैगन सेट को धोखा देते हुए सन मून अपायर के साथ हाथ मिला लिया। मिस नैन क्यू की इन बातों का वहाँ पे लोगों के ऊपर जरा सा भी असर नहीं होता और वो गंजा वहाँ पे हंसते हुए कहता है बातें बहुत हो गई, जाके पकड़ लो इसे। अगर एक बार हमने इसे पकड़ लिया तो उसकी मां नैन छुई भी इसे बचाने के लिए जरूर आएगी और उसके पीछे पीछे पूरे ड्रैगन सेट को यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने डिसेबल से कहता है तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए पकड़ लो इसे। आपने उस गंजे सोल मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी के दोनों सोल मास्टर्स भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मिस नैन क्यू के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि मिस नैन क्यू भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करने लगती है, जबकि यो वहाँ पे ऊपर बैठा आराम से ये फाइट देख रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस नैन क्यू गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रही थी यू हाउ आखिर तुम कहाँ भाग गए। इस दौरान हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे अपनी पाइथन ब्रेथ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस
मिस नैनक्यू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देते हैं, जो देखकर हम देखते हैं कि मिस नैनक्यू भी वहाँ पे अपनी ड्रैगन मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, पर वो तीनों उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे, इसलिए उसका अटैक वहाँ पे उसके अटैक को चीरते हुए सीधे जाकर मिस नैनक्यू को हिट कर जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस नैनक्यू उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरती है। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो दोनों सोल मास्टर्स वहाँ पे मिस नैनक्यू को संभालने का मौका ही नहीं दे रहे थे। वो लगातार आगे बढ़ते हुए दोबारा से मिस नैनक्यू के ऊपर हमला करते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब तो वहाँ पे मिस नैनक्यू के लिए उनके साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि वो अचानक से उसे वहाँ पे से खाते हुए कहता है, जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे ही करती जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे यूहो की गाइडेंस से मिस नैनक्यू वहाँ पे लोगों के ऊपर भारी पड़ने लगती है। जबकि हम देखते हैं कि यूहो लगातार उसे वहाँ पे गाइड करते हुए कह रहा था, राइट साइड से बचते हुए लेफ्ट साइड से हमला करो। और यूहो की गाइडेंस की वजह से हम देखते हैं कि मिस नैनक्यू वहाँ पे एक पाइथन स्नेक बीस्ट को वहाँ पे बीचों बीच काटते हुए एक सोल मास्टर को वहीं पे मौत के घाट उतार देती है, जो देखकर हम देखते हैं कि उसका साथी वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। पर मिस नैनक्यू उसे वहाँ से भागने नहीं देती। वो अपनी सोड को पीछे से किक करते हुए उस दूसरे सोल कल्टीवेटर के ऊपर हमला करते हुए उसे भी वहीं पे मौत के घाट उतार देती है, और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ फ्लेक्स करते हुए कहती है, तुम्हारे जैसे गद्दारों का ये अंजाम होना चाहिए। खैर हम देखते हैं कि उन लोगों को वहाँ पे ठिकाने लगाने के बाद मिस नैनक्यू वहाँ पे गुस्सा होते हुए यूहाओ से कहती है, हुआ यूहाओ, जब मैं इन लोगों के साथ फाइट कर रही थी तो तुम भाग क्यों गए थे? लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहता है, इधर से अंदर आओ। और ये कहकर हम देखते हैं कि यूहाओ उसे वहाँ पे लेकर एक मेंशन के पास आ गया था, जिसे देखकर तो मिस नैनक्यू की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो जाती है। जबकि यूहाओ मुस्कुराते हुए उससे कहता है, चलो हमारी मंजिल करीब है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।